नमस्कार साथियों, मैं प्रसाद परमार। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन को स्टार्ट करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बने रहिए साथ में। वन एवं वन्यजीव संसाधन, जिसे हम बोलेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली आपने जैसा देखा होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को कवर किया था, जिसमें हमने कई प्रकार के रिसोर्सेज पढ़े थे। तो उसी से संबंधित कुछ ये चैप्टर है जो आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को आपस में रिलेट करेगा। तो जिसमें हमें वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ना है कि वन क्या होते हैं और वन से कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो हमें रिसोर्स के रूप में यूज होंगे, और वन्यजीव यानी कि आपके एनिमल्स। तो बेसिकली फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स से हमें क्या क्या चीजें मिलती है जिनको हम एज अ रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक से कुछ टर्म्स आज क्लियर करते चलेंगे, और मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है हम इसको भी 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। 2 पार्ट्स में कवर करने का सिर्फ एक इंटेंशन होता है कि आपको आराम से पढ़ाऊं बेशक मैं, या फिर कोई भी चीज आराम से समझाऊं, बट पूरी समझाऊं और डीपली समझाऊं, जिससे कि आपको किसी और के लेक्चर या फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इसी लेक्चर में इतना सब कुछ सीख लो जिससे सिर्फ आपको अपना रिवीजन करना है और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वन यानी कि सीधा सिंपल सा होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अब जंगल क्या होता है, तो बेसिक सा एक तो कॉमन चीज बताता हूं मैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पादपों के मध्य विविधता देखने को मिले आपको। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं जंगल। अब बेसिकली बात आती है कि वन्यजीव क्या होता है। तो वन्यजीव यानी कि आपके वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जीव। तो ये होता है चैप्टर का नाम, या चैप्टर का नेम जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, यानी कि वन की फॉरेस्ट यानी जंगल, ऐसा क्षेत्र जहां पादपों की मध्य विविधता देखने को मिलती है, उसे हम बेसिकली जंगल के रूप में देखते हैं। और वन्यजीव यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, आपके जंगली जीव। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि वन और वन्यजीव में जो भी सारी चीजें हमें मिलती हैं एज अ रिसोर्स के रूप में, उनको हम कैसे यूज करेंगे, उन पे कौन कौन से समस्याएं हमें आज के टाइम में देखने को मिल रही है, हम उनको कंजर्व कैसे करेंगे, सरकार ने कौन कौन से काम किए उनको कंजर्व करने के, ये कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा दूंगा संसाधन का। तो मैंने आपको बताया था कि वे सभी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हम उनको अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम उनको संसाधन कहते हैं। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन में लिखूं छोटा सा, तो वे सभी उपयोगी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। बेसिकली हम इनको कहते हैं संसाधन, यानी कि रिसोर्सेस। तो ये थी एक चैप्टर का नेम और उससे कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज। अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं जो आगे की कहानी है। सबसे पहले ये समझो कि जहां हम रहते हैं यानी कि पृथ्वी पर मानव जीव भी रहते हैं, कई सारी वनस्पतियां भी यहाँ पे निवास करती हैं,
कई छोटे बड़े पादप भी हैं, जीव जंतु भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारी पृथ्वी पर एक बैलेंस में बनी हुई हैं और हमारे पृथ्वी पर इकोसिस्टम को अच्छे से मेंटेन करके रखी हैं। तो हमारी पृथ्वी पर चाहे वो मानव जाति में हो या जीव जंतु में हो या पादपों के मध्य हो, जीवाणुओं के मध्य हो या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के मध्य हो, उनके मध्य जितनी भी प्रकार की उनकी प्रजातियां उप प्रजातियां पाई जाती हैं, हम उनको बेसिकली जैव विविधता के रूप में देखते हैं। और वो सभी मिलकर हमारे एक इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जैव विविधता क्या है और फिर हम उसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। फिर उसमें अगर हमको एक दो टर्म मिलते हैं समझने के लिए, फिर हम उनको समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट को हम क्लियर करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी पर मानव भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, पादपों की कई सारी प्रजातियां हैं। बेसिकली हम लिखते हैं पादप सिंपल। बैक्टीरियाज भी रहते हैं, तो मानव हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, पादप हो गए, बैक्टीरिया हो गया, या छोटे छोटे कीट पतंग भी लिख लेते हैं। सूक्ष्म जीव में बेसिकली इतना आ जाएगा। तो ये सब जो आपस में इंटर कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, बैलेंस इकोसिस्टम। जिससे क्या रहे, हमारे अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। अर्थ का इकोसिस्टम कैसा रहे, बैलेंस रहे। तो बेसिकली ये छोटी टर्मिनोलॉजीज है। तो अब हम देखते हैं कि इनके मध्य में जो जैव विविधता पाई जाती है वो कैसे एक पारितंत्र को, एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में अपना अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव विविधता। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी निश्चित पारितंत्र में पादपों और जीव जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि किसी निश्चित पारितंत्र में पादपों एवं जीव जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कि देखो एक यूनिट है, सिर्फ यूनिट के रूप में देखते हैं हम ट्री को, यानी कि एक पेड़ को। तो पेड़ क्या है, सिर्फ एक नेम के अनुसार एक यूनिट है, बट उसके हमें कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, साल का पेड़ हो गया, आपका सागौन का पेड़ हो गया। तो ये क्या है, पेड़ों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। प्रकार बोलो या फिर एक प्रकार से उनके मध्य में पाई जाने वाली विविधता बोलो, ये सिर्फ लगभग मतलब उनका एक ही है। तो यूनिट क्या है, सिर्फ एक है और वो है सिर्फ ट्री, यानी कि पेड़। तो ऐसे ही सिर्फ एक जंगली जानवर को लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं शेर को, यानी कि एनिमल को। बेसिकली इसकी भी सही प्रजातियां हैं, ऐसे कि एक टाइगर हो गया, एक लेपर्ड हो गया, एक टाइगर हो गया, एक लेपर्ड हो गया, एक चीता निकल के आ गया सामने, और एक खुद एक लॉयन सामने आ गया। तो बेसिकली इनकी जो एक यूनिट है वो है सिर्फ एक एनिमल, और यानी कि शेर की प्रजाति, और उनकी उपजाति में टाइगर आ गया, लॉयन आ गया, बेसिकली लेपर्ड आ गया, चीता आ गया और लॉयन आ गया। तो बेसिकली ऐसा पेड़ आ गया, तो नीम का पेड़ हो गया, एक पीपल का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। तो बेसिकली एक ही यूनिट में जब कई सारे टाइप्स होते हैं, उनके मध्य जो उनका प्रकार होता है, तो उसी को बोलते हैं विविधता। तो बेसिकली क्या था, किसी निश्चित पारितंत्र में पादपों एक जीव जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो अब बात आती है कि पारितंत्र क्या है ये। तो अब बात आती है पारितंत्र। तो हम समझते हैं पारितंत्र को। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, और जैव विविधता को बोलते हैं इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी।
ये मुझे लगता है आपको टर्म में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं के ऊपर वो चैप्टर पूरा बेस्ड है। पारितंत्र का मतलब होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में लिखते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में जहां पादप एवं जीव जंतु आपस में अंतरक्रिया कर अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करते हैं, उसे हम बोलते हैं पारितंत्र। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन ही इतनी सिंपल बताई है कि इसी से क्लियर हो गया होगा कि आपका पारितंत्र जो है वो क्या है, कि एक निश्चित क्षेत्र में जहां पादप एक जीव जंतु आपस में अंतरक्रिया कर अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करते हैं, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। अब मेरी बात समझो कि हम लोग ये बार बार निश्चित क्षेत्र और ये किसी निश्चित क्षेत्र की बात क्यों करते हैं। तो देखो मैं बताऊं, मानव प्रजाति है वो अपने निश्चित क्षेत्र में रहती है, यानी कि घरों में रहेगी बेसिकली, चाहे वो घर शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। जितने भी जीव जंतु होंगे वो बेसिकली जंगल में रहेंगे, चाहे वो जंगल घना हो या फिर कुछ बिखरा प्रकार का बना हो। जितने भी पादपों के मध्य जो प्रजातियां मिलेंगी सबसे ज्यादा में कहाँ मिलेंगी, जंगल में। तो हर एक चीज का अपना एक इकोसिस्टम होता है, अपना पारितंत्र होता है, जहां संपूर्ण जीवन चक्र को पूरा करता है। हमारा मानव समाज ग्रामीण क्षेत्र में आएगा या फिर शहरी क्षेत्र में, जहां अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करेंगे अपने परिवार के साथ में। तो वैसे ही पादप जो है अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं अपने इकोसिस्टम में, यानी कि जंगल में। और जंगल के अंदर रहने वाले जितने भी वन्य जीव हैं, जिनका जो अपना अपना एक निश्चित एरिया होगा, सर्टेन एरिया होगा, वहां वो अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो इसलिए हम एक निश्चित क्षेत्र को हमेशा चिन्हित करते हैं कि अपना, कि मानव जाति का हो गया, सूक्ष्म जाति का हो गया, या फिर पादप जाति का हो गया, या फिर जीव जंतु में जितने भी बड़े हैं या छोटे जीव हैं, वो अपना अपना एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पे अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने पारितंत्र को समझा कि एक निश्चित क्षेत्र में जहाँ पादप एवं जीव जंतु आपस में अंतरक्रिया कर अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं पारितंत्र। और मुझे लगता है कि जैव विविधता और जैव विविधता से संबंधित जो पारितंत्र इनकी इकोसिस्टम की डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेसिकली हम इन चीजों को अपने इंडिया के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का जो इकोसिस्टम है और भारत के अंदर जो डाइवर्सिटीज है वो कैसी है, वो कैसे अपना रोल, इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्थ को, और दूसरा उसके ऊपर क्या क्या समस्या आई हैं, और फिर उनके संरक्षण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो इन सारी चीजों को हम आज पढ़ेंगे। तो हम पहले हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, भारत में वनस्पति जात एक प्राणी जात। और बेसिकली इसमें हमें समझना है कि वनस्पतियों की कंडीशंस क्या है और प्राणी जाति की कंडीशंस क्या है, और उनका जो एक बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे इंडिया में किस प्रकार है और किस प्रकार वो डिजर्व करता है। तो बेसिकली आप एक छोटी सी बात समझो कि हमारे भारत में जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि पूरे विश्व की जो कुल जैव विविधता है उसका अकेले 8% हमारे भारत में निवास करती है। तो आया आपको समझ में, भारत की विश्व की जो कुल जैव विविधता है उसका सिर्फ 8% बोले, या फिर उसका कुल परसेंट जो 8% के रूप में होगा वो हमारे अकेले भारत में है। तो विश्व की जो कुल जैव विविधता है, जैसे कि विश्व की जो कुल जैव विविधता है उसका अकेले 8%, यानी कि 16 लाख प्रजातियां और उनकी उपजातियां अकेले हमारे भारत में निवास करती हैं।
तो जैसे कि समझा आपने कि विश्व की जो कुल जैव विविधता है उसका अकेले 8% यानी कि 16 लाख प्रजातियां उपजातियां हमारे कहाँ है, भारत में। तो आप अगर किसी अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं या फिर हम गहन अध्ययन में ये पता लगाते हैं कि किसी देश की तुलना में हमारे जो भारत की जो समृद्ध जैव विविधता है वो आज भी कई कंट्रियों की तुलना में 2 से 3% ज्यादा है। यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएसए हो, ब्राजील हो आपका, या फिर रशिया का एरिया हो, या फिर हमारे करीबी पड़ोसी देश चाइना हो, बांग्लादेश हो, इनकी जो कुल विविधता है और हमारे भारत की जो समृद्ध जैव विविधता है उसका आज भी 2 से 3% अकेले हम लोग है ना भारत में लीड लेके चल रहा है। यानी कि उनके पास जितनी भी जैव विविधता है विश्व की उसका 8% जैसे कि हमारे पास है उसका लगभग उनके पास 6 होगा, या फिर किसी के पास 7 या किसी के पास 5 है। अकेले 8% हमारे पास विश्व की कुल जैव विविधता का जो रिजर्व है, रिसोर्स है, वो हमारे पास आज रिजर्व है। यानी कि भारत में जैव विविधता की स्थिति बहुत ही समृद्धशील है। बस हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, ताकि हमारा जो एक इकोसिस्टम है वो अच्छे से बैलेंस और अच्छी तरीके से बना रहे। मैं आपको बता दूं कि हमारे जैव विविधता के कुछ 3 प्रकार से घटक देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक हो गया मृदा, एक हो गया जल और एक हो गया वायु। बेसिकली जैव विविधता या फिर हमारे पारितंत्र में पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पारितंत्र को बैलेंस बनाए रखना। और पारितंत्र को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये 3 प्रमुख घटक हैं जिनको हमें सबसे पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मृदा का जो पारितंत्र है उसके कुछ सूक्ष्म जीव होंगे, जल का जो पारितंत्र है उसमें जलीय जीव पाए जाएंगे, और वायु का जो पारितंत्र बेसिकली वो वनस्पतियों के द्वारा मेंटेन होगा। तो हमें यही चीज समझना है कि भारत में जो वनस्पति या जो प्राणी जाते हैं, जो बेसिकली हमने अभी प्रतिशत देखा, जो जैव विविधता समृद्धशील है उसका कैसे हमारे इकोसिस्टम में या फिर हमारे एनवायरमेंट में मृदा, जल और वायु के साथ में कैसा कोऑर्डिनेशन है, कैसे वो समन्वय या संयोग बनाकर रखता है, जिससे हमारा पूरा जो एनवायरमेंट है और उसका जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस है। तो हम सबसे पहले इस चीज का महत्व देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम महत्व। तो मृदा का पारितंत्र बनाए रखने के लिए मृदा का पारितंत्र बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल होता है ह्यूमस का। जो सबसे बड़ा रोल है वो है ह्यूमस का। और ये देखो, मृदा का पारितंत्र बनाए रखने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले है वो ह्यूमस का। ह्यूमस क्या था, मैंने आपको बताया था कि जीव जंतुओं व वनस्पतियों के सड़े गले अंश, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत में। कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत में। उनका अपना एक इकोसिस्टम होता है। जब वही मर जाते हैं, अपघटक होता है उनका, तो मिट्टी के जो पोषक तत्व के रूप में ह्यूमस सामने निकल के आता है। तो बेसिकली उनका जो जीवन चक्र है पूरा, वो मिट्टी की ऊपरी परत में, या उनका पारितंत्र बोले, वो अच्छे से मेंटेन होता रहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। बेसिकली उनको ह्यूमस की कैटेगरीज में हमने रखा हुआ है। तो मृदा का जो पारितंत्र है उसको बनाए रखने में ह्यूमस का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा हम बात करते हैं जल। तो जल का बेसिकली जो पारितंत्र है उसको मेंटेन करने में मछलियों का बहुत बड़ा रोल है। आपने एक चीज देखी होगी कि आपने अपने आसपास के क्षेत्र में गंदा पानी देखा होगा, या फिर जो सागर का क्षेत्र है वो पानी कई हद तक खा रहा है, उसमें आज कई प्रकार से वेस्ट मिलाया जा रहा है, या फिर डायरेक्ट हमारे द्वारा, या फिर कोई कंपनी ऐसी है, या कुछ सीवेज का कुछ कनेक्शन ऐसा है जो लगातार सागर में गंदगी को बढ़ावा दे रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि आज भी सागर का जो पारितंत्र है उसमें जो मछलियां हैं वो कुछ ऐसी मछलियां हैं जो उस पारितंत्र को बनाए रखने में बनाए रखने में कई हद तक कारगर है, या फिर जलीय पारितंत्र को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो जल का जो पारितंत्र है उसको बनाए रखने में मछलियों का बहुत बड़ा रोल है बेसिकली। तो जब मछलियां पारितंत्र को मेंटेन करती हैं तो हमें बेसिकली एक अच्छा, या बोले तो शुद्ध जल, साफ जल, दूसरा उपयोगी जल प्राप्त होता है। बेसिकली ये अपने इस जो सेकंड चैप्टर है अपना ज्योग्राफी का, इसमें ये छोटे छोटे टर्म्स है ना समझने के लिए ही है, और पूरा चैप्टर इसी में क्लियर हो जाएगा। बस तो आप ये ना सोचें कि ये कितनी आसान चीज है जो समझाई जा रही है या फिर बताई जा रही है। तो ये आसान और छोटी चीजें ही इस चैप्टर में है जो बेसिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारी लाइफ के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये जितने भी टर्म है छोटे छोटे, बस ये टर्म समझ के इस चैप्टर को पूरा क्लियर करना है।
तो कोई भी चीज बड़ी और छोटी नहीं होती, बस हर चीज नॉलेजेबल होती है। फर्क इस बात का है कि उस नॉलेज को कैसे लेना है हमें। तो जल का जो पारितंत्र बेसिकली मछलियों द्वारा मेंटेन हो जाता है, या फिर जितने भी सागरीय जीव है उनके द्वारा मेंटेन होता है। तो उसमें हमें शुद्ध जल मिल जाता है, साफ जल मिल जाता है, कई क्षेत्रों में उपयोगी जल प्राप्त होगा, जिसे हम अपने एग्रीकल्चर में या फिर डोमेस्टिक वर्क के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं। और हम बात करें इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है वायु। तो मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा हरियाली होगी, या फिर जिस रीजन में या फिर जिस राज्य में जितने ज्यादा जंगल होंगे, उस जगह की जो एयर कंडीशन है वो बहुत अच्छी होगी, ऑक्सीजन का जो लेवल बहुत अच्छा होगा, एयर जो है बहुत प्योर होगी, पॉल्यूशन बहुत कम होगा, वहाँ का वातावरण नॉर्मल वातावरण से ठंडा होगा, वहाँ का क्षेत्र गर्म क्षेत्र नहीं होगा। तो फॉरेस्ट होने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि वहाँ बरसात अच्छी होगी, दूसरा वहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, और तीसरा टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, ठंडा एरिया रहेगा, ताकि वहाँ उमस भरी गर्मी या फिर ऐसी कुछ समस्या सामने ना आए। पॉल्यूशन बहुत कम होगा, एयर प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली वायु को या फिर एटमॉस्फेयर में वायु को मेंटेन करने का काम, सबसे बड़ा काम रोल प्ले जो है वो है फॉरेस्ट का। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतनी समझना था कि वनस्पति या तो प्राणी जात का जो रोल है इकोसिस्टम में, वो कैसे कैसे अपने कंपोनेंट्स के माध्यम से उसको मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली मृदा का जो पारितंत्र उसको मेंटेन करने के लिए सूक्ष्म जीव बेसिकली जो ह्यूमस के रूप में है, और जल को मेंटेन करने के लिए सागरीय जीव, जिसमें मछलियों का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें शुद्ध जल, साफ जल और उपयोगी जल के रूप में ये प्राप्त होगा, जिसमें बेसिकली एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक जैसे काम हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, वायु को मेंटेन करेगा हमारा फॉरेस्ट यानी कि वन यानी कि जंगल क्षेत्र, जिससे हमें एक प्योर एयर मिल सके, पॉल्यूशन फ्री एयर मिले, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो, टेम्परेचर ठंडा हो, लगभग गर्म ना हो। तो ऐसी सारी चीजें जो हमें मिलेगी वो सब रिसोर्स के रूप में मिलेंगी, चाहे वो मृदा से डायरेक्ट एग्रीकल्चर हो, या फिर जल को हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर में यूज करें, या फिर डोमेस्टिक वर्क में, और वायु को सिर्फ हम ऑटो के रूप में यूज करें, या फिर अपने कई सारे उसमें। और फॉरेस्ट बेसिकली टिम्बर वुड भी मिलता है, और जब टिम्बर वुड मिलेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये इमारती लकड़ी है, जैसे कि ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कई सारी बिल्डिंग्स में जो फर्नीचर का काम होता है, रीफर्निश बोलते हैं। तो बेसिकली वो सारा रिसोर्स कहाँ से मिलेगा हमें? फॉरेस्ट में। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम है हमारे में, वो इतना सफिशिएंट है। आगे हम देखते हैं कि इन सबको बिगाड़ने में या वर्तमान के समय में हमारे पारितंत्र को या पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ने में कौन कौन सी समस्याएं हमें सामने देखने को मिल रही हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। छोटी छोटी चीजें, बस आप ये ना सोचें कि ये सिंपल सा है, हमें आता है। मुझे लगता है कि मैंने जितना भी समझाने का प्रयास किया है वो अपने लिए सफिशिएंट है। तो अब समस्याएं देखते हैं। तो हमारे पारितंत्र को और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनको हम समस्या के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वृक्षों की कटाई। यानी कि डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई जिस भी क्षेत्र में होगी, सबसे पहला तो जो पादपों के मध्य जो जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचेगा। जंगलों में जितने भी जंगली जीव रहते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। स्थानीय पारितंत्र, जहाँ पे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कीट और छोटे छोटे जानवर जहाँ रहते हैं, निवास स्थान जो जंगल है उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। यानी कि अकेले वनों की कटाई से सूक्ष्म जीवों का, बड़े बड़े जीव जंतुओं का और सेल्फ में आएगा, यानी कि फॉरेस्ट का, यानी कि पादपों के मध्य जो जैव विविधता पाई जाती है, इन तीनों को हानि होगी, बड़े पैमाने पर इनका ह्रास होगा, या फिर हमें संसाधन की हानि होगी। तो अकेले वनों की कटाई से हमें सूक्ष्म जीव, पादप, यानी कि पादप बेसिकली इतना समझ लेना कि वनस्पति, इनका छोटे और बड़े प्लांट से मतलब है इनका। और तीसरा जंगली जानवर, जिसे हम बेसिकली जंगली जीव लिखेंगे। तो इन सब का जो इकोसिस्टम है बेसिकली वो सब कहाँ रहता है? वनों में, यानी कि फॉरेस्ट में।
और जब फॉरेस्ट की कटाई होगी यानी कि वनों की कटाई होगी तो इनका बेसिकली अपने आप जो इनका इकोसिस्टम है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर हमें रिसोर्स का जो लॉस होगा। और दूसरा एक है वनों की वृक्षों की कटाई, दूसरा है औद्योगिकरण। और सबसे पहले हम देखते हैं जंगली जानवरों का शिकार। मैं आपको बता दूं कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के अंत में या 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में कई राज्य ऐसे हुए जहां कई कई राजाओं की बड़ी बड़ी रियासतें रहीं। वो राजा अपने मनोरंजन के लिए, उनके बच्चे, उनके सैनिक मनोरंजन के लिए जंगल जाते थे और बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर जानवरों का शिकार करते थे, जिससे है ना एक टाइम ऐसा आया कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने या हमारी गवर्नमेंट ने, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद में, नोटिस किया कि राजाओं महाराजाओं के द्वारा मनोरंजन के साधन के रूप में जो जंगली जानवरों का शिकार किया गया, उससे हमारे पारितंत्र को और उनके स्वयं के पारितंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको मैं बता दूं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या फिर 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में लगभग 55,000 बाघों की संख्या थी। कितनी थी? 55,000 बाघों की संख्या, जो 1947 तक आते आते 1847 के आसपास रह गई। बस ये डाटा एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, लगभग इसी के पास में ये डाटा। तो आप खुद सोचिए कि 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के बीच में कितने टाइगर्स थे? लगभग 55,000, और जिनकी आबादी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 1947 के टाइम पे जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए 1847 के आसपास रह गई। तो राजाओं महाराजाओं द्वारा कितने बड़े पैमाने पर शिकार किया गया होगा, जिससे बाघों की संख्या सिर्फ 55,000 से 1847 रह गई। तो इसी चीज का नियंत्रित करने के लिए हम आगे कानून पढ़ेंगे संरक्षण में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जंगली जानवरों का शिकार, जिससे इनका स्वयं का पारितंत्र खत्म हो गया, इनकी प्रजातियां, इनकी उपजातियां, सभी को बड़ा खतरा सामने देखने को मिला। तीसरा होगा औद्योगिकरण। जिसे बेसिकली हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी औद्योगिकरण की क्रिया होगी या फिर किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी। वनों की कटाई होगी तो उसमें रहने वाले जितने भी वन्य जीव होंगे उनका पारितंत्र प्रभाव होगा, मृदा ह्रास होगी। जिस भी जगह वो कंपनी या फैक्ट्री लगेगी उससे वेस्ट मटेरियल यानी कचरा फेंका जाएगा किसी आसपास के क्षेत्र में, कंपनी के द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जाएगा। जो गर्म जल, बेसिकली कंपनियों में जो मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी की सप्लाई होती है, वो एक साइड से प्योर वाटर लेते हैं, दूसरी साइड से उसी नदी में या उसी तालाब में गर्म जल या गंदा जल का रिसाव या छोड़ा जाता है, जिससे कि जो जल का जो पारितंत्र है उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। कई बार उनकी बड़ी संख्या में मौत देखने को मिली है। तो जलीय जीवों में मछलियों को बहुत बड़ा संकट पहुंचता है। पॉल्यूशन फैलता है एटमॉस्फेयर में, जंगलों की कटाई होती है तो वनों के मध्य की जो विविधता है यानी वनों को नुकसान पहुंचता है, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। तो एक फैक्ट्री या कंपनी के लगने से या कई सारी फैक्ट्रीज की प्रक्रिया जब होती है तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब ये प्रोसेस होती है बड़े पैमाने पर पारितंत्र को हानि पहुंचती है। दूसरा अवसंरचना का विकास। अब संरचना क्या है? बेसिकली इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको बोलते हैं हम अवसंरचना का विकास। मान के चलो कोई भी एक शहरी क्षेत्र है, उसमें जरूरी चीजें हैं पानी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वहाँ के हाईवेज, स्टेट हाईवेज, वहाँ का एक मार्केट, वहाँ कुछ सिक्योरिटी के लिए पुलिस या ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सब की सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, रोड लाइंस बनाई जाएंगी, रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी, एयरपोर्ट के लिए जगह चिन्हित की जाएगी, तो बड़े पैमाने पर क्या होगी? वापस से वृक्षों की कटाई।
सबकी सब चीज इसी चैप्टर के इसी फर्स्ट हेडिंग बोलो या चैप्टर के नेम बोलो उसी पर केंद्रित है, बस आप फोकस के साथ में ध्यान देते रहिए। तो रेलवे लाइन हो गई, रोड लाइन हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, जब भी इनका विकास किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी, और वनों की कटाई होगी तो जंगल का विनाश होगा और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का पारितंत्र खतरे में पड़ जाएगा, जैव विविधता का ह्रास होगा और हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। उससे हमें कई सारी समस्याएं और देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्लाइमेट चेंज की समस्या, वाटर सप्लाई जो है उसकी समस्या हो सकती है, बरसात का जो वितरण है, यानी कि किसी क्षेत्र में अभी बरसात अच्छी मात्रा में होती है फिर उसमें हमें कम या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि अभी ग्वालियर जैसे रीजन में लगभग 75 to 125 के बीच में सेंटीमीटर में बरसात होती है, फिर आने वाले टाइम में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। तो यही सारी चीजें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं हमारे अर्थ के इकोसिस्टम पर। मुझे लगता है कि कई सारी समस्याओं में ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते कुछ छूट गया हो तो वृक्षों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जंगली जानवरों का शिकार हो गया, औद्योगिकरण की प्रक्रिया हो गई, अवसर का विकास हो गया। एक और लिख लेते हैं शहरीकरण, इसका मतलब होता है अर्बनाइजेशन। मैंने बताया कि शहरीकरण की प्रोसेस जब भी होगी, देखो जनसंख्या में जब भी वृद्धि होगी तो उसको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए होगी, जैसे कि उसको गाड़ी रखने के लिए अपना घर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कार ले लेगा तो उसके लिए उसको एक स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की जरूरत पड़ेगी, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, कोचिंग क्लासेस भी हो सकती हैं, जहां वो काम करेगा उसको फैक्ट्री भी पास में चाहिए, जिस भी कंपनी में जाएगा वो भी चाहिए। तो जिस भी जगह जनसंख्या की वृद्धि निरंतर बढ़ती रहती है और शहरीकरण की प्रोसेस अपने आप होती रहती है, उस जगह बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी, और बड़े एरिया की जरूरत पड़ने का मतलब है कि वापस से जंगलों की कटाई, तो सारी चीजें वापस से वहीं जाके केंद्रित हो गई। तो यही सारी समस्याएं जो आज हमारे इकोसिस्टम को फेस करनी पड़ रही हैं। अब इन सारी समस्याओं को हम कैसे संरक्षित करें, कैसे कंजर्व करें, उन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वहां हम समाप्त कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने इन सारी समस्याओं को देखा, तो इन समस्याओं से निपटने हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, हमारे द्वारा क्या प्रयास हो सकते हैं, या भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हैं। तो संरक्षण हेतु प्रयास, कंजर्वेशन, बेसिकली 1960 से 1970 के दशक में कुछ पर्यावरण साथियों या पर्यावरण के रक्षकों द्वारा सरकार से मांग उठाई गई कि जितने भी वनों की अवैध कटाई हो रही है, या जीव जंतुओं की तस्करी हो रही है, या फिर उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है, तो इसके लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाए या कुछ अपनी पॉलिसीज को या अपनी नीतियों को लागू करे, जिससे इन सभी चीजों पर नियंत्रण लगाया जा सके और हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पारितंत्र है, उसको बचाया जा सके। तो 1960 और 70 के बीच में जो गतिविधियां हुई तो उनका बड़े पैमाने पर सरकार पर प्रभाव पड़ा, जिसके चलते सरकार ने एक ठोस कदम लिया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। तो सबसे बड़ा कदम अभी तक का जो है पर्यावरण संरक्षण में, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1960-70 के दशक में जो भी गतिविधियां हुई पर्यावरण रक्षकों के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा जो सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन निकाला गया था, तो उसमें एक्ट निकल के आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब इस अधिनियम में कौन कौन सी गतिविधियों पर नजर रखी गई, हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। तो जैसे कि पहले था कि वनों की अवैध कटाई पर नियंत्रण, और दूसरा जो सामने आता है वो है कि
जानवरों के या फिर जंगली वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, शिकार पर प्रतिबंध जैसे तो सरकार ने कई सारे दंडात्मक प्रावधान किए। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, जंगली जानवरों की तस्करी पर, तस्करी पर रोक। और एक और निकल के आता है कि वन्य जीवों का जो आवास है उसको संरक्षित किया जाए। वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण। ऐसे जानवर जिनकी प्रजातियां या उपप्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं या फिलहाल के टाइम में लुप्त होने की कगार पर थे 1972 के टाइम पीरियड में, तो उनके लिए या फिर अभी तक भी जितनी भी संकटग्रस्त जातियां और उनकी उपजातियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आए। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिसे बोलते हैं कि वन्य जीव पशु विहार। ये कई सारी चीजें जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत लाई गई थी कि वनों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध, नियंत्रण, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, जंगली जानवरों की तस्करी पर रोक, वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण किया गया। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनकी वन्य जीव पशु विहार जैसे कॉन्सेप्ट लेके आए। सबसे बड़ी इस कानून की बात ये थी, गलत कर दिया, बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जैसा प्रोजेक्ट 1973 में लेके आई गवर्नमेंट, जिसके तहत टाइगर यानी बाघ को नेशनल एनिमल या फिर राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया। 1973 से भारत में पहले शेर को नेशनल एनिमल के रूप में दर्जा प्राप्त था। 1973 के बाद में जब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया तो टाइगर यानी बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि घटती बाघों की संख्या को नियंत्रित करना और उनके जीवन को, उनके आने वाली प्रजाति उपजातियों को संरक्षित करना। मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है। और दूसरा प्रयास ये था कि वनारोपण को बढ़ावा देना, यानी कि प्लांटेशन। मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी पारितंत्र के लिए प्लांट्स यानी कि फॉरेस्ट या फिर वनों का होना बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे लिखा है वनारोपण को बढ़ावा देने यानी कि प्लांटेशन। जब भी जंगलों की वृद्धि होगी या फिर वनों को बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा या रोपण किया जाएगा तो उस जगह का पारितंत्र अपने आप मेंटेन हो जाएगा और उसके आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो वनारोपण को बढ़ावा दिया गया। तीसरा प्रयास जो हो सकता है मेरे ख्याल से कि वही सारे पॉइंट जैसे कि शहरीकरण का या फिर जनसंख्या नियंत्रण, बेसिकली ये कि ये भी बहुत बड़ा रोल है, जनसंख्या नियंत्रण। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के हिसाब से ये सारे पॉइंट सफिशिएंट है। तो जनसंख्या का नियंत्रण होगा तो अपने आप ही शहरीकरण जैसी सुविधा पर नियंत्रण मिलेगा। जैसे हम वनों की कटाई या फिर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन जैसी समस्याओं पर आराम से निदान पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपके टॉपिक में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज थे, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से आपको सारी चीजें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब की हैं और क्लियर की हैं। और आपको इन सारी चीजों में किसी भी प्रकार की समस्या आती है या डाउट आता है या किसी भी प्रकार का कुछ आपको बताना हो या बोलना हो तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए।
हम इसका पार्ट 2 जल्द लेके आएंगे और पार्ट 2 में जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं उनको अच्छे से क्लियर करके और एक अच्छा सा रिवीजन करके इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।